नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज 24। तो कर्नाटक में कांग्रेस ने बहुत प्रचंड जीत हासिल की है। अब ऐसे में सवाल यह है कि कांग्रेस की जीत के फैक्टर क्या रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी मशीनरी लगाई, पूरा जोर लगाया, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनाव हार गई, लेकिन कांग्रेस जीत गई। तो क्या फैक्टर्स रहे जो कांग्रेस की जीत के पीछे थे, उसको लेकर आज बातचीत करेंगे। सुकेश जी हमारे साथ है। सुकेश जी, क्या लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी, मतलब मैं तो कहूँगा कि 2014 के बाद से मतलब अब तक की सबसे बड़ी जीत है, प्रचंड बहुमत कहा जा सकता है कांग्रेस पार्टी को मिला है। क्या वजह इसकी नजर आ रही है? देखिए, कोई एक वजह नहीं होती है राजनीति में जीत के लिए। हाँ। और किसी स्टेट को जीतने के लिए मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। जो सबसे बड़ी चीज मुझे लगती है कि कांग्रेस का उस विनिंग हैबिट में आना। कांग्रेस सालों बाद किसी स्टेट में इतने मैसिव तरीके से ग्राउंड पे लड़ती हुई दिखी है। ये उसके लिए मोरल बूस्टर है, उसके कार्यकर्ताओं के लिए मोरल बूस्टर है। दूसरा, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, ये मैं बड़े सूबे की बात कर रहा हूं। हिमाचल एक अपेक्षाकृत एक छोटा सूबा है, छोटा प्रदेश है। बड़े प्रदेश में 1:1 फाइट जब बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होती थी तो कांग्रेस बीजेपी से मात खा जाती थी। वो भ्रम भी टूटा है कि हम बीजेपी से सीधी लड़ाई में नहीं जीत सकते। मैं हाल के प्रदेशों की बात कर रहा हूं। बहुत लोग सोचेंगे कि 18 में जो जीते थे, लेकिन 18 के बाद 19 आया। 19 में 14 और 19 जीतने के बाद ऐसा लगा जैसे कांग्रेस पार्टी बिल्कुल घबरा सी गई है कि हम नहीं लड़ सकते। तीसरा, अर्ली मूवर्स एडवांटेज। कांग्रेस ने इस चुनाव में करीब 1 साल पहले अपने आप को झोंक दिया, उसके लिए एक प्लानिंग की, एक कैंपेन लॉन्च किया, एक थीम के साथ कैंपेन लॉन्च किया, पे सीएम। तो जो करप्शन का बड़ा चार्ज जो आज पे कर रहा है, उनको डिविडेंड्स पे कर रहा है, ये उसी का नतीजा है कि उन्होंने अर्ली मूव किया। चौथा, स्ट्रांग लीडरशिप। क्षेत्रीय क्षत्रपों का होना, यह कांग्रेस की एक जमाने में स्ट्रेंथ हुआ करती थी। समय बदला, राजनीति का ही समय बदल गया है, जिसमें एक आदमी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नरेंद्र मोदी ओवरबर्डन है आज की तारीख में, क्योंकि जरूरत से ज्यादा उन पे बीजेपी का एक, क्या कहते हैं, कौन सा वर्ड मैं इस्तेमाल करूं, ओवर डिपेंडेंस कह सकते हैं कि हर जगह नरेंद्र मोदी जी दिलाएंगे। ऐसे में कांग्रेस के क्षत्रपों का एक साथ, वो क्षत्रप कौन लोग हैं? सिद्धारमैया, डीके शिवकुमार, ये दोनों फूटी आंख नहीं सुहाना जो मुहावरा है ना, वैसी स्थिति है। दोनों सीएम एस्पिरेंट है, दोनों छुपाते नहीं है, लेकिन उसके बाद भी टीम का एक साथ मिलकर लड़ना, यह भी कांग्रेस को एक शक्ति देता है। और पांचवा, मैं कहूंगा कि जो इसका आफ्टर इफेक्ट हो सकता है कि इसके बाद 3 राज्यों में चुनाव है और उसके बाद आम चुनाव है। तो ये उन कार्यकर्ताओं को, जहां 18 में एक बार वो जीते थे, एक सरकार चली गई, बीजेपी ने पोचिंग की, सरकार उनकी बन गई है, वहां भी चुनाव है। तो 3 राज्यों में जो चुनाव है, उसके लिए एक मोमेंटम तैयार करती है कांग्रेस की ये जीत, कि हम जीत रहे हैं, हम जीत सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी एंड कंपनी, उनका मैसिव ऑनस्लॉट, उसके सामने हम बहुत बौने हैं। इसको अगर समअप करना हो तो इन 5 चीजों में समअप करूंगा। भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी जीत की बड़ी वजह बनी है, या फिर कांग्रेस अपने आप में इतनी सक्षम नजर आ रही है इन चुनावों के नतीजों से कि वो बीजेपी को पीछे छोड़ रही है? कि मतलब भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई है अपने आप में, इसलिए हावी हो पाई है कांग्रेस वहां पर, कर्नाटक में खास तौर पे, या फिर कांग्रेस अपने आप में इतनी ज्यादा बूस्टअप हो गई है? हिमाचल में इलेक्शन उन्होंने जीता, लेकिन वो बराबरी कर रहा है, यहाँ पे प्रचंड बहुमत मिला है, मतलब बहुमत से भी काफी ज्यादा सीटें मिल गई हैं। अब उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछली बार उन्होंने भले ही मिलकर सरकार बना ली थी, लेकिन इस बार उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है सरकार बनाने के लिए। कोई आता है तो अच्छी बात है। तो
इस स्ट्रेंथ की क्या वजह नजर आ रही है? बीजेपी की कमजोरी? क्योंकि मुद्दे जाहिर तो तौर नहीं पे- थे, मुद्दे तो नहीं थे। बहुत बड़ा मुद्दा था। यह अंडरस्टेटमेंट है कहना कि मुद्दे नहीं थे बीजेपी के पास। हाँ, बीजेपी के खिलाफ बहुत मुद्दे हाँ, थे। बीजेपी के खिलाफ बहुत सारे मुद्दे थे। आप उसको अगर इस तरीके से देखें कि जो बीजेपी की मौजूदा लीडरशिप है वहां, दे वर मार्ड इनटू कंट्रोवर्सी। येदियुरप्पा सीएम थे, येदियुरप्पा को हटाया गया, उनकी जगह एक लिंगायत को ही सीएम बनाया गया। उनके सीएम बनने के बाद करप्शन के चार्जेस येदियुरप्पा पे भी थे। इनके बनने के बाद और भी वो चार्जेस प्रखर तौर पे सामने आ गए। उनके एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि किसी कॉन्ट्रैक्टर ने प्रधानमंत्री कार्यालय तक को चिट्ठी लिख दी, उसने सुइसाइड कर लिया। ईश्वरप्पा को का टिकट काटना पड़ा। ईश्वरप्पा के बेटे को भी टिकट नहीं मिला, किसी और को टिकट मिला। इन तमाम जो प्रकरण थे, इसने मुद्दा दिया सबसे पहले कांग्रेस को कि भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बनाओ। बीजेपी की लीडरशिप का में अलग अलग फैक्शन होना, उनका करप्शन के चार्जेस में घिर जाना, ये दो ऐसे बड़े इश्यूज थे जिस पे कांग्रेस ने चढ़ाई की और फिर उनकी जो गारंटी है वो सामने रखी। देखिए, महंगाई एक बड़ा इशू है, बिल्कुल। बढ़ते सिलेंडर की कीमत बहुत बड़ा इशू था वहां। बेरोजगारी इशू तो होता है, लेकिन कई बार वो चुनावी मुद्दा नहीं बन पाता। लेकिन जब कई चीजें एक साथ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती नजर आई तो वो इस नतीजे में दिखती हैं कि करप्शन का एक चार्ज है, महंगाई बहुत ज्यादा है। बीजेपी मोटे तौर पे, मैं आगे बढ़ता हूं, बीजेपी मोटे तौर पे पैन कर्नाटक पार्टी अभी भी नहीं हो पाई है। हिमांशु, आज तक बीजेपी ने वहां 113 का आंकड़ा नहीं छुआ है। बीजेपी ने कई बार वहां सरकार बनाई, लेकिन 113 अपने दम पे वो नहीं ले पाई। बहुमत नहीं मिला। पिछली बार उनको कांग्रेस से 2.5% वोट कम थे। कांग्रेस को 38.5% वोट मिली थी, बीजेपी को 36%। लेकिन बीजेपी 36% वोट के साथ 104 सीटों पे थी और कांग्रेस जो है 38.5% वोटों के साथ शायद 77 या 78 सीटों पे थी। कांग्रेस का वोट इवनली स्प्रेड है, उसका पेनिट्रेशन जो है वो हर समुदाय में है। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है बीजेपी के सामने कि जो लिंगायत, जो उनका वोट बैंक था, उसी वोट बैंक पे ओवर डिपेंडेंस है क्या। और उसमें भी जब येदियुरप्पा को हटाया गया, कहा जा रहा है कि वो बहुत खुश नहीं थे, हालांकि उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड में लिया गया। प्रधानमंत्री गए तो येदियुरप्पा से ही सबसे पहले मिले और तवज्जो देने की कोशिश की, उन्होंने रैलियां भी खूब की हैं। लेकिन मुझे जो पता लगा है कि शिमोगा जो उनका गृह जिला है, वहां भी 7 में से 5 पे वो ट्रेल कर रहे थे। मुझे फाइनल आंकड़ा नहीं मालूम कि कितनी जीत पाए वो। तो लिंगायतों का वोट का भी इरोजन होना, मुझे लगता है कि इरोजन वहां भी हुआ है। और आपका बेस वोट बैंक ही लिंगायत था और बाकी समुदाय में क्या वो उनकी एंट्री नहीं हो पाई है। तो एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स के लिए बीजेपी को एक नया प्रयास करना पड़ेगा। एक लेवल तक आप आ गए हैं, लेकिन उस लेवल से ऊपर जाने के लिए आपको हर समुदाय में अपनी पैठ बनानी पड़ेगी। ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा टेक अवे मैं समझता हूं। नहीं, वो पेनिट्रेशन की जो आपने हर उसमें बात की, हर समुदाय में, तो क्योंकि लिंगायत बताए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन कुछ नेता ऐसे रहे जो कांग्रेस में चले आए, शेट्टार हों, पूर्व उप मुख्यमंत्री हों, वो भी हों, तो हालांकि वो अपनी सीट पर अपनी साख नहीं बचा पाए, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को तो नुकसान पहुंचा ही दिया उन्होंने और कांग्रेस को फायदा हो गया। ये तो दोनों जो है वो लिंगायत समुदाय, लक्ष्मण सावड़ी की बात आप कर रहे हैं, वो सावड़ी। अपनी सीट जीत गए। जगदीश शेट्टार अपनी सीट हार गए हैं हुबली में। बीजेपी कह रही थी वो अपनी सीट हारेंगे, तो अपनी सीट हार गए। लेकिन देखिए, इलेक्शन कई बार नैरेटिव पे चलता है। हाँ, मुद्दे होते हैं, लेकिन एक नैरेटिव गढ़ना और उस नैरेटिव को बिल्ड करके पर्कुलेट करके लोगों तक पहुंचा देना। तो वो मैं कह रहा हूं कि एक ऐसा नैरेटिव बना कि बीजेपी के तमाम लोग छोड़ के जा रहे हैं, बहुत दिनों तक चलता रहा। 47 लोग चले गए बीजेपी को छोड़ के, उसके बाद भी कुछ लोगों ने छोड़ा। तो करीब 50 लोग अगर आपके पार्टी छोड़कर चले जाए, बीजेपी में इतना मैसिव एक्सोडस मैंने कभी नहीं देखा। 80 में बीजेपी बनी है, उसके बाद से इतना बड़ा एक्सोडस। और तब जब बीजेपी उफान पे है, नरेंद्र मोदी उसके बहुत ही पॉपुलर नेता हैं,
उसके बाद छोड़ जाना, तो ये नैरेटिव बिल्ड करता है कि लगता है बीजेपी जीतने वाली नहीं है। आम लोग जो बीजेपी के समर्थक भी हैं उनके दिमाग में भी आएगा कि लगता है ये पार्टी नहीं जीतने वाली, इनके तो लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो ये एक लोगों के दिमाग में एक भ्रम पैदा करता है, उनके समर्थक के दिमाग में भी ये भ्रम पैदा करता है, और ये तमाम चीजें मदद करती हैं विपक्षी को अपना किला मजबूत करने के लिए। तो वो लगता है कांग्रेस ने आपने आगामी 3 चुनाव का भी जिक्र किया, क्या यहाँ से कांग्रेस बहुत कुछ सीख के जाएगी, उसका हौसला इतना बुलंद होगा कि वहाँ जाकर, हालांकि पिछली बार देखा तीनों ही राज्यों में, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में सरकार बनाई, 2 राज्यों में तो रही, एक में जो है वहाँ पर गड़बड़ा गया मामला, भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार है। तो यहाँ से और एक पिछली जीत भी हिमाचल प्रदेश से बहुत कुछ सीखेंगे। आपको लग रहा है कुछ कॉमन जो आगामी चुनाव में जो आने वाले हैं उसमें भी वो चीज़ें दिखेंगी? देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो कांग्रेस जो करना चाहती है, और आज भी मैंने देखा 3-4 ट्वीट, नेताओं के बयान, वो राहुल गांधी को एक परिपक्व नेता के तौर पे, उसके पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की है, 19 दिन वो कर्नाटक में घूमे, तो इस जीत का पूरा श्रेय वो राहुल गांधी को देना चाहते हैं। वो राहुल गांधी जिनको डिस्क्रेडिटेड नेता के तौर पे उनके विपक्ष ने घोषित कर रखा है, जिनकी सदस्यता भी चली गई, उनको फिर से बिल्कुल फ्रंट में लाने की कोशिश है कांग्रेस की। जो कार्यकर्ता उनके हैं वो अपबीट होंगे, वो बाकी तीनों राज्यों में भी अब ताकत के साथ लगेंगे, ये हो सकता है। इसका सीधा चुनाव आम चुनाव पे असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा। 2018 के चुनाव में तीनों राज्य कांग्रेस जीत गई थी, लेकिन 19 में मैसिव तरीके से वेव चला नरेंद्र मोदी का, और वो तीनों राज्य में कुल मिलाकर 3 सीट लोकसभा की सीटें वो जीत पाए। राजस्थान में तो निल था, सारी सीटें जीत गई बीजेपी। मध्य प्रदेश में 1 सीट, छत्तीसगढ़ में 2 सीट कांग्रेस जीत पाई। तो इसका सीधा असर लोकसभा के चुनाव पे पड़े ना पड़े, लेकिन राहुल गांधी को एस्टैब्लिश करने की जो कोशिश हो रही है, री एस्टैब्लिश करने की, कि आप डन एंड डस्टेड समझ रहे थे राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से लोगों में अपनी एक छवि बना ली है, माहौल बदल दिया है, और अब हम 2024 के लिए तैयार हैं। तो इससे सीधा असर पड़ता है कि जो ये विपक्षी एकता की बात चल रही थी, जिसमें ये था कि राहुल गांधी, कांग्रेस वो पीछे आ जाए, पीछे से सपोर्ट करे एक किसी तीसरे व्यक्ति को, क्या उसमें भी कोई खलल पड़ेगी? क्या ये आगे की राजनीति में तय होगा कि क्या होने वाला है? एक संकेत उस विपक्ष को भी, जो केंद्रीय विपक्ष है, बिल्कुल, कि कांग्रेस अपने आप में मजबूत है, बिल्कुल भी उसको कमजोर ना समझा। आज सिद्धारमैया ने कहा कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये बयान इस विपक्षी एकता के बीच रोड़े अटका सकता है। उनके बेटे कह रहे हैं उनको मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए। नहीं, वो बेटे कुछ और कहे, लेकिन ये जो कांग्रेस का अपबीट होना और राहुल गांधी को कोई बजरंगबली की तरह पेश कर रहा है कि गदा रखे हैं, और बजरंगबली का नाम आप ले रहे थे और बजरंगबली ने हमें जिता दिया। तो ये जो कोशिश है, ये जो उनके पार्टनर्स, जो पोटेंशियल पार्टनर्स हैं, उनके बीच भी एक कंफ्यूजन पैदा करेगा कि कांग्रेस फिर से आर्म ट्विस्टिंग वाले पोजीशन में आ जाएगी। अभी तक कांग्रेस एक ऐसी पार्टी के तौर पे थी जिससे लग रहा था कि मोदी से उनका सीधा मुकाबला कांग्रेस नहीं कर सकती। कोई तीसरा व्यक्ति आए, वो नीतीश कुमार हो सकते हैं, वो ममता बनर्जी हो सकती हैं, वो तेलंगाना के सीएम, वो भी अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे थे। उसमें भी एक रेसिस्टेंस आएगा। कांग्रेस अपने पोटेंशियल पार्टनर्स को ये शायद अब एक संदेश तो दे ही पाएगी कि जितना कमजोर हमें आप समझते थे, हम उतने कमजोर नहीं हैं। अच्छा, जब 1-to-1 फाइट होती है तो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाती है अच्छा, बजाय जब त्रिकोणीय मुकाबला होता है उसके, त्रिकोणीय मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी अच्छा परफॉर्म करती है। लेकिन हमने यहाँ पे इलेक्शन में देखा कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस भी थी। त्रिकोणीय मुकाबले में भी अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर रही है, मतलब कि वो अपने आप को अगर मजबूती के साथ एकजुट होकर अगर लड़े तो अच्छा परफॉर्म करेगी, ये लगता है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही इतनी मतलब उथल पुथल मची रहती है। आप राजस्थान में देखते ही हैं किस तरह से चीज़ें होती हैं। तमाम जहाँ पर नेता हैं, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो अपने आप में ही उलझे हुए और आपस में ही राजनीतिक तौर पर लड़ाइयाँ करते हुए नजर आते हैं। अगर ये ना हो तो कांग्रेस अगर एकजुटता के साथ लड़े तो त्रिकोणीय मुकाबले में भी जीत जाएगी, इस बात की गारंटी ली जा सकती है। देखिए, इसको मैं त्रिकोणीय मुकाबला इसलिए नहीं मानता हूं, जैसे बीजेपी को भी
मैंने कहा कि वो पैन कर्नाटक की पार्टी नहीं हो पाई है। लोग कह सकते हैं कि अरे इतनी बार सरकार बना ली बीजेपी ने, आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन आंकड़े ये नहीं बताते हैं। 113 का आंकड़ा उन्होंने खुद से नहीं छुआ है, कभी नहीं छुआ। जेडीएस जो है वो रीजनल पार्टी है, लेकिन उसकी भी पैन कर्नाटका पेनिट्रेशन नहीं है। वो साउथ मैसूर वाली पार्टी ज़्यादा है जहां उसका दखल है। उसके हर समुदाय में उसके उस तरीके का उसको सपोर्ट नहीं है। जो पैन कर्नाटक पार्टी है वो कांग्रेस रही है, जिसके हर सूबे में, हर क्षेत्र में, कर्नाटक के हर क्षेत्र में उसका एक वोट बैंक है, एक बेस है। पुरानी पार्टी है कांग्रेस, तो ओवर द ईयर्स उसने बनाया है, लूज भी किया है, फिर से लिया है। तो इसको मैं त्रिकोणीय मुकाबला तो नहीं समझता हूं। त्रिकोणीय मुकाबला तब होता जब तीनों पार्टी का इक्वल एक तरीके से ताकत होती और फिर मैदान में उतरती। लेकिन जहां तक आप सीधे मुकाबले की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में सीधा मुकाबला है, मध्य प्रदेश में सीधा मुकाबला है, राजस्थान में सीधा मुकाबला है। 18 में ये तीनों सीट राज्य कांग्रेस जीती थी। तो ऐसा नहीं है कि 1:1 मुकाबले में कांग्रेस नहीं जीत पाती है। हाँ, ओवर द ईयर्स ये छवि बनी है कि कांग्रेस बीजेपी के साथ टकरा नहीं सकती है। मैंने कहा कि इस छवि को ये जीत तोड़ने में मदद करेगी, कि ऐसी छवि जो हमारी बना रखी है कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस जब होगा तो कांग्रेस लूज करेगी। और अभी तक ऐसा होता है, खासतौर पे लोकसभा के चुनाव में। और मैं कह रहा हूं कि लोकसभा का चुनाव वो रेप्लिकेट कर जाएगा विधानसभा का चुनाव के नतीजों में। ऐसा अभी भी आप थम ठोक कर नहीं कह सकते। बिल्कुल 2018 उसका एग्जाम्पल है। तो कांग्रेस जो है वो कर्नाटक की जीत को भुनाने की कोशिश कुछ यूं करेगी कि इस छवि को वो ध्वस्त करे। पहला, राहुल गांधी की इस छवि को ध्वस्त किया जाए कि वो रिलक्टेंट हैं, वो हेड ऑन नहीं ले सकते मोदी को, या हेड ऑन लेंगे तो वो हार जाएंगे। इस छवि को तोड़ने की कोशिश करेगी। और दूसरा, कांग्रेस इस छवि को तोड़ने की कोशिश करेगी कि हम मोदी की बीजेपी को नहीं हरा सकते, हम हरा सकते हैं, और अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा करने की कोशिश करेगी। ये सबसे बड़ा कांग्रेस का प्लस पॉइंट है, और कांग्रेस इसी बिना पे जाना चाहेगी आगे के चुनाव में। तो कहीं ना कहीं एक उमंग, उत्साह तो है ही है जीत के बाद, और एक रोशनी कि हम जीत सकते हैं और हम जीतेंगे वाला जो एक कॉन्फिडेंस है वो भी डेवलप हुआ है। हालांकि ये 24 तक कितना टिकेगा, किस तरह से, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स भी और काम आएंगे। क्योंकि विपक्ष जो है एकजुटता की बात करता है, तो विपक्ष को एक साथ लेंगे। कांग्रेस अपने आप में क्या इतनी मजबूत हो पाएगी, आगामी चुनाव को लेकर भी काफ़ी चर्चाएं होंगी। लेकिन आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताइए कि अगर कांग्रेस जीती है तो उसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर क्या आपको नज़र आता है, हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।